बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन से रिलेटेड है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, और इसके अलावा एसिड कैटालाइज रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एसिड कैटालाइज का मतलब ये है कि हम एसिड को एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एसिड को एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एसिड को यूज़ करेंगे, एसिड ने फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं H2SO4, ये एक एसिड है। जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन में रिएक्शन में ऐड किया तो इसके बॉन्ड्स टूटेंगे और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और SO4 डबल नेगेटिव यहाँ से ये आयंस निकल जाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन यहाँ से निकल रहा है जो कि एसिड रिलीज़ करता है। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड्स उन स्पीशीज़ को कहा जाता है जो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। तो H2SO4 प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है अपने। तो इस तरह हम न्यूक्लियोफाइल किस तरह के यूज़ कर सकते हैं इन कैटालाइज रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली 2 तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दूसरे होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम दोनों तरह के न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हमें ये अच्छे से पता होगा कि वो रिएक्शन जो वीक न्यूक्लियोफाइल करवा सकता है तो स्ट्रॉन्ग तो उसको ऑटोमेटिक करवाएगा। तो मतलब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करके भी अपने रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल का हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम इस रिएक्शन को वीक न्यूक्लियोफाइल की मदद से भी प्रोसीड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इसके जनरल मैकेनिज़्म की तरफ। जनरल मैकेनिज़्म में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। अब जैसे ही ये जो एसिड हमने उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया हुआ है, ये एसिड इस कार्बोनाइल ग्रुप के करीब जाएगा तो कार्बोनाइल ग्रुप ने वहाँ से प्रोटॉन को पिक कर लेना है। तो प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि H पॉजिटिव है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है और इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। हम कहते हैं कि ये लोन पेयर क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से ये अटैक कर जाएंगे इस H पॉजिटिव आयन के ऊपर। जैसे ही H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे तो ये H जो है इस ऑक्सीजन के साथ आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये जब H इसके साथ अटैच होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। रीज़न क्या है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के आने की? रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको हम लोन पेयर का नाम दे रहे हैं, ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। इस हाइड्रोजन की तरफ जब ये शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है। अब देखिए ये जो बॉन्ड बना है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन से निकल के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर और इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें से ये जो ऑक्सीजन है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस ऑक्सीजन की निस्बत, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब भी किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है तो ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है इसके इलेक्ट्रॉन को यह ऑक्सीजन अपनी तरफ बड़ी मजबूती के साथ, पावर के साथ खींचेगा। जितना तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर फिर से शिफ्ट हो जाते हैं, ये 2 लोन पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन छीने हैं? कार्बन से, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इन 2 इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है।
क्यों? इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे बॉन्ड के अंदर वो दोनों ऑक्सीजन के पास आ चुके हैं। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये जो यहाँ पे लॉन पेयर्स मौजूद हैं, लॉन पेयर क्योंकि फ्रीली मूव कर रही है, इस तरह से फ्री मूव करने के साथ साथ कभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी ये ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। तो दोनों तरह से ये इंटरकन्वर्जन होती रहती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमने इस तरह का एक एरो शो करना है जिसको हम डबल हेडेड एरो का नाम देते हैं। ये रेजोनेटिंग एरो कहलाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, इस वजह से इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करे या इसके ऊपर अटैक करे, एक ही बात है। इसके ऊपर अटैक करेगा तब भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसके ऊपर अटैक करता है तब भी एक ही प्रोडक्ट बनता है। मैंने यहाँ पे दोनों रिएक्शंस कर दिए हैं, आपने इनमें से कोई सा एक रिएक्शन फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला बना है, अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का भी यूज़ किया जा सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद ना हो। तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर लिखें HNU, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरफ, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो कोई सा भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया जा सकता है। तो हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करवाएंगे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इन शेयरिंग में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको ज़्यादा पावर के साथ खींचेगा, ना कि इस न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करवाएगा। तो इस वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब दूसरा हमारा मेथड ये है, या आप ये मेथड करेंगे या फिर ये करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा बन रहा है उसको हम यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर ले लेते हैं। अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड तो ऑलरेडी टूट चुका है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो इलेक्ट्रॉन जो दो यहाँ पे बॉन्ड में थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। तो इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। देखिए दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे सेम बन रहे हैं। तो कोई सा भी यहाँ पे रिएक्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्शंस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस आते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में पॉलीमर, सबसे पहले देखिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या कहलाता है। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स आपस में मिलते हैं। मोनोमर्स, बेसिकली मोनोमर्स को हम एक और नाम देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या स्मॉल यूनिट का नाम या वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉल यूनिट्स। मोनोमर्स दीज आर द स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझे जैसे अगर हमारे पास तस्बीह है तो तस्बीह का हर एक दाना मोनोमर है। तो वो तस्बीह को, उन दानों को जैसे हम एक इस तरह से जोड़ लेते हैं तो पूरी एक तस्बीह बन जाती है। वो पूरी तस्बीह क्या कहलाती है? पॉलीमर। तो सेम इसी तरह से स्मॉल यूनिट्स होते हैं, वो एल्डिहाइड के हो सकते हैं, वो कीटोन के हो सकते हैं। वो जैसे ही आपस में अरेंज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर बनेगा उन स्मॉल मॉलिक्यूल के मिलने से, उसको हम पॉलीमर का नाम देंगे। तो इसमें देखें हमारे पास ये एक फॉर्मेल्डिहाइड, देखें ये जो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है तो रिएक्टेंट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और इधर भी H। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड को हमने इस तरह से अरेंज करके लिखा ताकि हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाए। एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड। ये सेम उसी तरह से रिएक्शन है जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर किया था
फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में, कि जिस तरह हमने एसिटाइलिन को आपस में अटैच करा के ये प्रोडक्ट तैयार किया था बेंजीन का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा सेम स्ट्रक्चर बेंजीन से ही रिलेट करता है, मतलब उसी तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। आप उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इनको आपने अरेंज करना है। तो इसमें देखें ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल आ गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं दोनों के दरमियान। कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो इससे ये बॉन्ड टूटेगा, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड में आपके जो रिएक्टेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, उसको आपस में अटैच करके हम ये प्रोडक्ट बना देंगे। अब दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड है सेम, कि हाउ विल यू प्रिपेयर द पैराल्डिहाइड। देखिए पैराल्डिहाइड हम किस तरह से बनाते हैं, पैराल्डिहाइड ये दोनों रिएक्शन सेम है, इनमें थोड़ा सा चेंज आता है कि अगर रिएक्टेंट बजाय फॉर्मेल्डिहाइड के अगर आप एस्टल्डिहाइड यूज़ करेंगे, एस्टल्डिहाइड फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ तो मेरे पास ये एस्टल्डिहाइड बन जाता है। अब इसी तरह जिस तरह हमने 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ किए थे फॉर्मेल्डिहाइड के, तो हम यहाँ पे एस्टल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैराल्डिहाइड होगा, ये तीसरा यहाँ पे। तो इसी तरह हर एक कार्बन के साथ एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, ये एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको मैंने मिथाइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये मिथाइल आ गया और ये मिथाइल आ गया फॉर एग्जांपल ये। तो ये जो अब स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम नाम देंगे पैराल्डिहाइड। अगर रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड है तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, अगर रिएक्टेंट आपका एस्टल्डिहाइड है तो पैराल्डिहाइड। तो इनका अटैचमेंट का प्रोसेस दोनों का सेम है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस हैं अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड है कि अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड होते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमोनिया से ड्राइव किया हुआ, जिसमें हमने जहाँ पे अमोनिया को इस्तेमाल किया हो, अमोनिया को इस्तेमाल करके हम वहाँ से एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जो प्रोडक्ट एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे अमोनिया डेरिवेटिव, क्योंकि हमने उसको कहाँ से बनाया था, अमोनिया से बनाया था। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं, जैसा कि मेरे पास अमोनिया का यहाँ पे फार्मूला है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, ये अमोनिया। अगर इसके साथ मैं रिएक्शन करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करा देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल करा देते हैं HCl का करा देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए, इसको समझें पहले। अब इसमें क्या होगा, HCl नहीं बल्कि यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं RCl कर लें, RCl का रिएक्शन करवा देते हैं। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो H और Cl ये यहाँ से निकल जाएंगे और R जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH। दो हाइड्रोजन एटम है, अगर इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर सेपरेट लिखना चाहें तब भी ठीक है। NH के साथ इस H की जगह पे R ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको हम नाम देंगे अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया को यूज़ करके हमने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जिसको हमने नाम दिया अमोनिया डेरिवेटिव का। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट था कि अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। आगे हम मूव करते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ। अब हम यहाँ पे रिएक्शंस देखेंगे अमोनिया डेरिवेटिव के। अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जिसमें अमोनिया मतलब नाइट्रोजन आपको वहाँ पे NH2 नज़र आएगा, उसके साथ दूसरा कोई भी ग्रुप होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जो है टर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ ना पूरा NH, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है और इसके साथ यहाँ पे R ग्रुप है। अगर इस R ग्रुप को यहाँ से मैं हटा के इसकी जगह पे मैं लगा देता हूँ G का मतलब जनरल ग्रुप, कोई भी ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो सकता है। यहाँ पे OH हो सकता है, यहाँ पे NH2 और ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे G वर्ड इस्तेमाल किया। G का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी जनरल ग्रुप यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, जिसमें NH3 हमारा अमोनिया है, यहाँ से हम अगले ग्रुप ड्राइव करते हैं। तो G की जगह पे हमने यहाँ पे लगाया OH ग्रुप लगा हुआ है, उस G की जगह पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, उसी G की जगह पे NHC6H5 लगा हुआ है, उसी G की जगह पे NHC6H3NO2 ट्वाइस ये लगा हुआ है। ये सारे पूरा ग्रुप क्या है, G को डिनोट कर रहा है, ये सारे G को डिनोट कर रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ से
रेड मार्कर से शो किया। अब उसके अलावा सबसे पहले हम इस तरफ मूव करते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस को इससे प्रोसीड कराया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस में। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है जो अमोनिया से रिएक्ट करेगा, एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन अ डेफिनेट मैनर, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे प्रॉपर एक डेफिनेट मैनर से बनेंगे। मतलब क्या हुआ, उनके अंदर जो मैकेनिज्म होगा सबको प्रोड्यूस करने का, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को बना रहे हैं या एस्टल्डिहाइड को बना रहे हैं, कीटोन से रिलेटेड रिएक्शंस का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट बनने का जो मेथड होगा सेम होगा। हम आगे रिएक्शन के अंदर इस चीज़ को फिर से डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि रिएक्शन से जो चेंज एक रिएक्शन में आएगा वही चेंज दूसरे रिएक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो चेंज आएगा वही चेंज एस्टल्डिहाइड का प्रोडक्ट जब बनाएंगे उसके अंदर चेंज आएगा। इसी तरह वही चेंज जब हम कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर चेंज हमें तीनों के अंदर सेम डिफरेंस नज़र आएगा। तो इस वजह से इन सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम बोलते हैं कि डेफिनेट मैनर से ये जो है प्रोडक्ट बनते हैं। अब इन रिएक्शंस में स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा हर रिएक्शन में। अमोनिया डेरिवेटिव के जितने भी रिएक्शंस हैं सब में वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज़ होता है। तो वो तमाम रिएक्शंस जिनमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो, स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोसेस भी शो करता है, क्योंकि दूसरी चीज़ ये कि हम यहाँ पे एडिशन का प्रोसेस भी तो कर रहे हैं ना, कि दो ग्रुप्स को आपस में एडअप कर रहे हैं, एक ग्रुप को दूसरे के अंदर एडअप कर रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन भी कहलाता है। ये एडिशन रिएक्शन भी है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एक अमोनिया डेरिवेटिव हो सकता है, दूसरा हमारे पास कार्बोनाइल से रिलेटेड कोई भी ग्रुप होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो इसमें तीसरी कैटेगरी को सामने रखें तो इन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इस तरह के टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस में पाई जाती हैं। अब अमोनिया का फार्मूला यहाँ पे था NH3, और इसी तरह दूसरा ग्रुप है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका स्ट्रक्चर इनका समझ लें, ये होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इनका स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, इनके रिएक्शंस को प्रोसीड करना बहुत आसान है। अब देखें, गौर करना इस चीज़ के ऊपर, जब ये समझेंगे तो रिएक्शन आसानी से आप लोगों को समझ आ सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है, सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है यहाँ पे। अमाइनो ग्रुप हमारे पास है, NH2 ग्रुप को अमाइनो ग्रुप कहा जाता है। NH2, इसको मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, इकट्ठा भी लिख सकते हैं NH2 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है हाइड्रोक्सिल, ये दूसरा वर्ड आ गया। अमाइनो ग्रुप मैंने बता दिया, NH2 ग्रुप इज़ द अमाइनो ग्रुप, एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अगर हम इसी नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है NHHOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। दूसरा है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, ये हाइड्रोजीन का फार्मूला है। एक बात याद रखनी है यहाँ पे, जब भी आपको ये जीन का वर्ड नज़र आता है, ये जीन अगर आपको नज़र आ जाए तो इस जीन का मतलब क्या होगा कि दो नाइट्रोजन एटम आपस में अटैच है। देखें फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर बल्कि यहाँ पे बनाता हूँ मैं, एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम आपस में अटैच है, तो ये जीन का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ आपको बताई गई है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एटम ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, इस वजह से हर एक नाइट्रोजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें एक हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम्स आपने अटैच करने हैं, और उनमें से एक उनके साथ नाइट्रोजन के साथ फिनाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। तो फिनाइल ग्रुप, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है, जो रिमेनिंग ग्रुप होता है उसको हम फिनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। तो इनमें से इन्हीं दो नाइट्रोजन में से किसी के साथ कहीं पे भी आप फिनाइल ग्रुप लगा सकते हैं।
फिनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5 होता है, उसको लिख लें या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल C6H5 फिनाइल। अब बाकी जो वैलेंसी रहती है नाइट्रोजन एटम की उसको हम सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसका तीसरा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से बनेगा, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से दूसरा बॉन्ड, और इसका जो तीसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम से। अब दोनों नाइट्रोजन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है और हमारे पास सही से हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी जीन का वर्ड हमें नजर आ रहा है, सॉरी ये स्ट्रक्चर रह गया हाइड्रोजीन सबसे पहले, बल्कि इसको ड्रॉ किया था, नहीं किया। जीन का मतलब है नाइट्रोजन एटम दो आपस में अटैच है। हाइड्रा मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम उनकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई करेंगे। एक एक बॉन्ड तो दोनों ने बनाया हुआ है ना, एक हाइड्रोजन एटम इधर एक इधर, इसी तरह एक इधर और एक इधर, तो इस तरह से ये जीन का स्ट्रक्चर। फिनाइल हाइड्रोजीन, जीन का मतलब दो नाइट्रोजन एटम आपस में अटैच है और उसके साथ एक साइड पे किसी नाइट्रोजन के साथ फिनाइल ग्रुप है और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ हमने सेटिस्फाई करनी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है कि जीन का मतलब क्या है कि दो नाइट्रोजन एटम आपस में अटैच, उसके बाद हाइड्रा एंड फिनाइल, ये दो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम, ये उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं कहीं पे भी लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम लगा दिए मैंने और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम आप बॉन्ड के फॉर्म में भी सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। और इसी नाइट्रोजन के साथ जो तीसरा बॉन्ड बन रहा है वो फिनाइल के साथ बन रहा है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ओपन करके लिख दिया, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल है। अब इस फिनाइल के साथ डाई नाइट्रो, यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो इसका नाम होता है। तो इसके साथ दो नाइट्रो ग्रुप अटैच है, डाई का मतलब होता है 2 और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। तो 2 और 4 पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पोजीशन नंबर 2 ये वाली, आप इस तरफ से नंबरिंग करें या इस तरफ से करें, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो 2, 4 डाई नाइट्रो फिनाइल और ये हाइड्रोजन एटम है और ये जीन को डिनोट कर रहा है, दो नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों ने ट्राई करनी है इनके स्ट्रक्चर्स को बनाने की। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसके रिएक्शंस को प्रोसीड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसी के जनरल मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। जनरल मैकेनिज्म में हमारे पास ये कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड ग्रुप मौजूद है। NH2 तो हर एक के अंदर आपको नजर आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 मौजूद है। बाकी जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप पूरा लगा हुआ है और इधर ये लगा हुआ है और इस फॉर्म में ये पूरा ग्रुप, ये वाला, ये जो ग्रुप है ये जनरल ग्रुप है, कोई भी यहाँ इस जगह पे अटैच किया जा सकता है, लेकिन ये अमोनिया से रिलेटेड ग्रुप है, ये वाला NH2। तो NH2 वैसे का वैसा, यहाँ पे कोई भी जनरल ग्रुप हम अटैच करेंगे, देखिए हमने G लगाया ना, तो ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ अमाइनो ग्रुप ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म आपने गौर से देखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन के साथ, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम की तरफ। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसी ग्रुप से प्रोटॉन को निकाल लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, प्रोटॉन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इस कार्बन का साथ, इस कार्बन का बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन के साथ बन चुका है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये दो बॉन्ड्स फ्री हैं, ये वैसे के वैसे कार्बन, ये वैसे कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड टूटा और इसने प्रोटॉन जब यहाँ से पिक किया तो ये OH ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब इस कार्बन का बॉन्ड इस नाइट्रोजन से बना हुआ है, जैसे कि ये बन गया। इस नाइट्रोजन का एक प्रोटॉन तो यहाँ से निकल चुका है ना, ये एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है और इसके साथ ये जनरल ग्रुप मौजूद है। अब अगले स्टेप में इसी को हम एज ए रिएक्टेंट लेंगे
तो ये OH अटैक करता है इस प्रोटॉन के ऊपर, इसको अपने साथ मिला के वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। OH और H आपस में मिलेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो दोनों अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हमारे जितनी भी हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो है डेफिनेट मैनर से रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन और ये कार्बन एटम के दरमियान ये चीज़ आपको हर एक स्ट्रक्चर में कॉमन नज़र आएगी। C डबल बॉन्ड N, जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बना रहे हैं, एस्टल्डिहाइड के साथ बना रहे हैं या कीटोन के साथ बना रहे हैं, तो आपके हर प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ कॉमन मिलेगी आपको। इस तरह से हमने कहा था कि ये डेफिनेट मैनर से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन। अब देखें, अब यही चीज़ अब हम इन्हीं का रिएक्शन करेंगे। पहले हाइड्रोक्सिलमाइन का रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम हाइड्रोजीन का रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन करवाएंगे। अब सबसे पहले देखें हाइड्रोक्सिलमाइन, मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो रिएक्शन को प्रोसीड करना बहुत आसान है। इसमें देखें अमाइनो ग्रुप कौन सा है कि NH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये अमाइनो ग्रुप है जिसको मैंने ओपन करके लिख दिया। इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जो कि OH, ये OH जर्नल ग्रुप के तौर पर हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसमें देखें, यहाँ पे मैंने कोई भी एटम अटैच नहीं किए। अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा दूंगा। अगर मैं एस्टल्डिहाइड के रिएक्शन करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे CH3H लगा दूंगा। अगर मैं कीटोन का रिएक्शन करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे CH3 लगा के प्रोडक्ट यहाँ पे बना दूंगा। तो इसमें देखें, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एटम आपस में रिएक्ट करेंगे। इसमें देखें रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और इधर से ऑक्सीजन, ये इधर से बॉन्ड टूटेगा और इसका इस नाइट्रोजन का यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तीनों, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पे H2O, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन का जो बॉन्ड टूटा था, फॉर एग्जांपल कार्बन का ये डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, और इधर से नाइट्रोजन के साथ ये OH ग्रुप तो मौजूद है इस साइड पे, लेकिन इसके ये 2 बॉन्ड्स फ्री हो चुके हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम निकल चुके हैं। तो नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसके भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इस तरह से अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है जिसमें हम हाइड्रोक्सिलमाइन का कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है ऑक्साइन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि हाउ विल यू प्रिपेयर द ऑक्साइन, कि आप ऑक्साइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप उनमें रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड का। अब देखें, अगर प्रोडक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर H में अटैच कर देता हूँ तो यहाँ पे HH आ जाएगा, सेम रिएक्शन प्रोसीड होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड है ना हमारा रिएक्टेंट, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड का एक और नाम भी होता है अकॉर्डिंग टू आयुपिक सिस्टम, इसको मैथनल कहा जाता है। तो मैथनल ऑक्साइन हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्टेंट का नाम है उसको आपने ऑक्साइन के साथ अटैच कर लेना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एस्टल्डिहाइड, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया तो एस्टल्डिहाइड है, तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या होगा, एस्टल्डिहाइड से रिलेटेड ही बनेगा, रिएक्शन सेम वे में प्रोसीड होगा। तो इसका नाम क्या होगा, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन, या एस्टल्डिहाइड का आयुपिक सिस्टम में नाम होता है एथनल, तो एथनल ऑक्साइन भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कीटोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो सेम उसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी हमें CH3 नज़र आएगा, तो एसीटोन ऑक्साइन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजीन। सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने। जीन का वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन एटम आपस में अटैच है, ये जीन है। अब उसके बाद हाइड्रो का मतलब क्या बता रहा है कि इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम्स आकर सेटिस्फाई करेंगे। एक यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर मौजूद है और एक इधर, दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, वो सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारा स्ट्रक्चर हाइड्रोजीन कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे भी मौजूद है। तो रिएक्शन सेम उसी वे में प्रोसीड होगा और उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में हमें डबल बॉन्ड नज़र आएगा। इसमें देखें, ये ऑक्सीजन
रिएक्ट करेगा इन दो हाइड्रोजन एटम के साथ, कार्बन के 2 बॉन्ड्स टूटेंगे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों आपस में इसको मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करेंगे और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल लास्ट पे निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजोन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया आपने तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, अगर आपने यहाँ पे एस्टल्डिहाइड इस्तेमाल किया जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन, अगर आपने यहाँ पे कीटोन इस्तेमाल किया है तो एसीटोन हम उसको बोलते हैं, एसीटोन हाइड्रोजोन हम इसको नाम देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन में जीन का वर्ड आ गया, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में आपने अटैच कर लिए। अब यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के साथ या फिनाइल ग्रुप के साथ ये 2 चीज़ें हम अटैच करके जो है अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, रिएक्शन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें देखिए एक फिनाइल ग्रुप तो आपने लगा लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये फिनाइल। बाकी हर कार्बन की 3 वैलेंसी है वो आपने सेटिस्फाई करनी है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ये फिनाइल हाइड्रोजीन, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम उसी तरह से रिएक्शन करवाना है हमारा, ये जनरल ग्रुप है, ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होगा। रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये 2 हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से जैसे ही रिएक्ट करेंगे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम हाइड्रोजोन का नाम देंगे। तो इसी हिसाब से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिनाइल हाइड्रोजोन, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन प्रोडक्ट का नाम होगा। अगर आपने एस्टल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, अगर आपने कीटोन इस्तेमाल किया तो एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन इसका नाम बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNPH के नाम से भी डिनोट किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ विल यू रिएक्ट द फॉर्मेल्डिहाइड विद 2,4-DNPH, कि आप फिनाइल 2,4-DNPH का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर लेंगे तो यहाँ पे HH लगा के आपने इसी तरह रिएक्शन लिख देना है। तो ये हमारे पास पहले क्या है, जीन का वर्ड है, तो जीन में 2 नाइट्रोजन एटम, फिनाइल एक जगह पे अटैच कर दिया, इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन एटम है जिसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया, और इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद है जो कि अमाइनो ग्रुप है। तो इसकी दूसरी और चौथी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आप लगाना है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये 4 है इस रिंग की, तो यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे, तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन एटम आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इनमें हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। प्रोडक्ट का अगर हम जो है जनरल नेम देखें अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल ग्रुप, जनरल कार्बोनाइल ग्रुप के हिसाब से, तो इसका नाम होगा सेम इसी तरह से डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो फॉर्मेल्डिहाइड साथ लिख देंगे, अगर एस्टल्डिहाइड लिया था तो एस्टल्डिहाइड लिख देना है, अगर कीटोन लिया था तो कीटोन लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जनरल मैकेनिज्म के ऊपर कि हाउ विल यू प्रिपेयर द जनरल मैकेनिज्म या प्रोसीड द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो आपने जनरल मैकेनिज्म, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। उसके बाद दूसरा आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एक मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा पैराल्डिहाइड। तो या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, या इस तरह से आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द पैराल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसी तरह ये जनरल मैकेनिज्म आएगा कि अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज़ बार बार मैंने रिपीट की है इस बात को कि स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो प्रोडक्ट को प्रोसीड करना आसान होगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कि हाउ विल यू प्रोसीड द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया डेरिवेटिव, कि
कि अमोनिया डेरिवेटिव का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करवाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिपीट करने लगा हूँ, इसको गौर से देख लें। सेम यही चीज़ आपने इसी मैकेनिज्म को प्रोसीड करना है। अब क्या कहा गया कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे HH लगा के सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना देनी है। यहाँ पे HH आ जाएगा और इधर भी HH और इधर भी HH। समझ आ गई बात। अगर क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू प्रोसीड द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन विद अमोनिया डेरिवेटिव। क्या अमोनिया डेरिवेटिव का जो हमने प्रोडक्ट लिया है जो कि हाइड्रोक्सिल अमाइन है, उसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किस तरह से करवाएंगे। तो आपने सिर्फ क्या करना है, जर्नल ग्रुप की जगह पे आपने क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन का कहा गया ना, तो अमाइनो ग्रुप साथ आपने OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इस जगह पे मैंने OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो इधर भी मैंने OH लगा दिया और इधर भी OH लगा दिया। ये उसका मैकेनिज्म है। तो अगर मैकेनिज्म के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी तरह से प्रोसीड करना है। अगर सेपरेट से प्रोडक्ट बनाने का कहा जाता है तो आप सिंपल उस तरह से इसके प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।